जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस में, वो है जल चक्र यानी वाटर साइकिल। आज हम वाटर साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे पृथ्वी पर जल चक्र कैसे कार्य करता है, जल का चक्रण धरती पर किस प्रकार से होता है। आज हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, जल चक्र देखिए, पहले से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। जल चक्र पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का निरंतर अभिगमन है, यानी जो जल साइकिल कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी बात हो रही है, जो सौर ऊर्जा से नियंत्रित होता है। ध्यान रखना, जल चक्र किससे नियंत्रित होगा? सौर ऊर्जा से, यानी सूर्य की गर्मी से। ध्यान रखना, हमारे ग्रह पर जल वायुमंडल, महासागरों, झीलों, नदियों, मिट्टियों, हिम पर्वतों, बर्फीले मैदानों और भूजल जैसे जलाशयों में संग्रहित है। यानी जल आपको यहीं मिलेगा, या तो पहाड़ों पे मिलेगा, महासागरों में मिलेगा, झीलों में मिलेगा, नदियों में मिलेगा, जमीन के नीचे भी मिलेगा। ये सब यहाँ पर संग्रहित है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा, निक्षेपण, अपवाह, रिसाव और भूजल प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा जल का स्थानांतरण एक जलाशय से दूसरे जलाशय में होता है। यानी जब वाष्पीकरण होता है तो जल जो है, मान लीजिए धरातल पर कोई जल है, वो गर्मी ज़्यादा पड़ने से भाप बन गया तो वायुमंडल में पहुँच गया, वायुमंडल से फिर बादल बन गया तो बादल से पानी बरसा तो समुद्र में पहुंच गया। इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। अब देखो, पृथ्वी सौर मंडल का एक जलीय ग्रह है जिसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी इसकी बहुत अल्प मात्रा पादपों और जंतुओं को उपलब्ध है। यानी पानी तो बहुत है, लेकिन हमारे लिए जो काम का पानी है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। क्यों है, जरा देखते हैं आगे। पानी पृथ्वी की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी हर जगह एक सा नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा का 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है। यानी जितना भी जल है धरती पर, उसका 95% तो चट्टानों में, मतलब जो चट्टाने हैं, जो हमारे पत्थर हैं, जमीन है, वहां पर जो है आत्मसात है। और इस पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जल चक्र से बाहर है। ठीक है, ध्यान रखना। अब 95% तो यही हो गया। अब जो 5% बचा, उस 5% का, साथियों ध्यान रखना, जितना बचा है 5%, उसका 97% समुद्र में है। अच्छा, ये समुद्र का पानी भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये खारा है, इसका कोई मतलब नहीं है। 2.1% जो है ध्रुवों पर जमा हुआ है बर्फ के रूप में, ये भी डायरेक्टली हमारे किसी काम का नहीं है। और केवल 0.6% ही जल, मतलब 0.6% ही वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में भूमिगत जल या मृदा जल के रूप में उपलब्ध है। तो आप देखिए कितना कम पानी है हमारे पास। ठीक है, सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं। यानी जल चक्र किससे काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण और सूर्य की गर्मी से। वाष्पीकरण और संघनन जल चक्र में प्रमुख प्रक्रिया हैं, इन्हीं की वजह से जल चक्र चल रहा है तथा यह एक दूसरे का स्थान लेती रहती है। अब देखो जरा, जल का औसत 84% भाग समुद्री सतह से वाष्पित होता है, जबकि 77% भाग अवशोषण द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है। 7% जल पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचता है, जो समुद्र के वाष्पन घाटे को संतुलित करता है। पृथ्वी पर वाष्पन 16% तथा अवक्षेपण 23% होता है। इसका मतलब क्या हुआ? धरती पर जितना भी पानी है जो भाप बनता है, ठीक है ना, उसका 84% हमें समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र की सतह से गर्मी पड़ती है, समुद्र की सतह गर्म होती है तो समुद्र से भाप बनती है। ठीक है, अच्छा, जितना भी पानी यहां से भाप बना है, वाष्पीकरण से जितना भी पानी भाप बना है, उसका 77% भाग वापस होकर के फिर से समुद्र में आ जाएगा। ठीक है, 7% जल जो है वो पृथ्वी की सतह और नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचेगा। यानी अब यहां से मान लीजिए भाप बना,
और भाप बनकर यहाँ पर जब पानी बरसेगा तो बर्फ़ के रूप में बरसेगा। जब वो बर्फ़ समय के साथ पिघलेगी तो नदी के माध्यम से फिर वो धीरे 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 बहते हुए समुद्र में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है समझाने का प्रयास किया गया है। इस डायग्राम को देख करके आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हो। देखो जरा, ये है हमारा समुद्र। जब गर्मी पड़ी तो यहाँ से भाप बनी, ठीक है, वाष्पीकरण हुआ, पानी जैसे जैसे ऊपर गया ठंडा हो गया, संघनन हो गया, और वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो वो पानी जो है बूंदों के रूप में नीचे आएगा। अगर मौसम ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं है तो बारिश हो जाएगी, और ज़्यादा ठंडा है तो बर्फ़ होगी। बारिश और बर्फ़ दोनों ही स्थल पे होंगे। अब बर्फ़ जो है ये भी समय के साथ जब पिघलती है तो नदियों के माध्यम से पानी वापस आता है, और पानी जो बरसा वो तो सीधा का सीधा जो है नदियों के माध्यम से समुद्र में वापस आ ही गया। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है जल चक्र। ठीक है, अब देखो जरा, वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्पित होता है और वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है तथा गिरने के पश्चात नदियों के माध्यम से समुद्र में वापस बहता है, जल चक्र के रूप में जाना जाता है। वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। जैसे ही पानी घुलनशील खनिज युक्त चट्टानों में से या इनके ऊपर से बहता है तो उसमें कुछ खनिज पानी में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदियां भूमि से समुद्र तक कई पोषक तत्व ले जाती हैं जिनका उपयोग समुद्री जीवों द्वारा किया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि पानी जो जमीन पर गिर रहा है वो क्या करता है, चट्टानों से टकराता है, और चट्टानों से जब टकराता है तो चट्टानों के खनिज उस पानी में मिल जाते हैं, और जब उस पानी में मिल जाते हैं तो वो पानी नदियों के माध्यम से पहुंचता है समुद्र में, तो समुद्र में भी खनिज लवण पोषक तत्व पहुंच जाते हैं जिनका उपयोग कौन करते हैं, समुद्री जीव करते हैं, जिससे उनको पोषण मिलता है। अगला पॉइंट, जल चक्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। बिल्कुल सही बात है, गर्मी पड़ेगी तभी तो वाष्पीकरण होगा, तो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। सौर विकिरण महासागरों, झीलों, नदियों, यहाँ तक कि मिट्टी से पानी वाष्पित करके चक्र को चलाता है। यानी जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही वाष्पीकरण होगा, और जितना वाष्पीकरण होगा जल चक्र उतना ही तेजी से चलेगा। ठीक है, यह पानी की बूंदें और बादल बनाता है। जैसा कि हमने देखा, जब गर्मी पड़ती है तो भाप बनती है, भाप जैसे जैसे ऊपर जाएगी संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पानी बन जाएगी, बादल बनेगा। जहां पानी की बूंदें पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त कर लेती हैं, अंततः पृथ्वी पर वापस गिरकर वर्षा उत्पन्न करती हैं। तो वही चीजें जो मैंने आपको समझाई ऊपर, तो ये है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो हमने कवर किया। ये है जल चक्र। इसमें आपने समझ लिया होगा कि इस पूरी धरती पर पानी कैसे काम करता है, कैसे पानी जो है घूम रहा है। इस डायग्राम से आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो नाइट्रोजन हमारे लिए ज़रूरी ही क्यों है, पौधे इसको क्यों लेते हैं। तो देखो, समझ लो इस बात को कि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। नाइट्रोजन की वजह से ही पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल बनता है, ध्यान रखना, क्लोरोफिल। ठीक है, हाँ, क्लोरोफिल। तो नाइट्रोजन की वजह से ही पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल बनता है, और क्लोरोफिल बनने की वजह से ही तो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो पाएगी। तो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है नाइट्रोजन। ठीक है, अब वैसे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 78% है। लेकिन ये जो 78% नाइट्रोजन है, इसको डायरेक्टली पौधे यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ऐसी उनके पास कोई प्रक्रिया नहीं है जैसे इंसानों के पास है, नाक है, फेफड़ा है। तो हमारे पास तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, नाक है, फेफड़े हमारे पास, तो हम तो डायरेक्टली ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं हवा से। बाकी जो बेकार चीज़ें होती हैं उन्हें सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन वायुमंडल से ले पाए। तो वो लोग क्या करते हैं फिर? तो ध्यान रखना, पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नॉर्मली नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते, बल्कि वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं मिट्टी से, यानी मृदा से। ध्यान रखना, तो पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से मिलेगा। और ये नाइट्रोजन के रूप में ना मिलके इनको नाइट्रेट के रूप में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। यानी पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और कौन इनको प्राप्त करवाता है? तो जड़ प्राप्त करवाती है। बात समझ रहे हैं? और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पौधे में नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। देखो जरा, नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा है, हम लोग जानते हैं। और नाइट्रोजन भी जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और कुछ विटामिन, वैसे नाइट्रोजन भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखो,
तड़ित चालन के समय हवा में बनाए गए उच्च तापमान और दबाव नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। तड़ित चालन मतलब जैसे बिजली कड़की। अब बिजली हवा में जब कड़कती है तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। इस वजह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाती है। ये ऑक्साइड पानी में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ध्यान रखना। अब वो जब बिजली चमकी तो नाइट्रोजन बन गई, क्या नाइट्रिक मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी में मिलेगी, क्योंकि वायुमंडल में नमी है, उसके साथ मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, वो नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाएगी। यही नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है पृथ्वी के साथ, मतलब जब पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन के साथ मिलकर के जमीन में घुल जाते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं और इन्हीं को नाइट्रेट्स या नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ में आई आपको? अब देखो, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक है और मानव सहित सभी सजीव जीवों में इसकी आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन का भी विभिन्न जीवों की गतिविधियों द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में और ठोस अवस्था से पुनः गैसीय अवस्था में चक्रण होता है। नाइट्रोजन का चक्रण समस्त जीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है और नाइट्रोजन चक्र के लिए 5 मुख्य क्रियाएं आवश्यक हैं। जैसे देखो, पहला क्रिया है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखना। यह अमोनिया पौधों के द्वारा उपयोग की जाती है। यह भी आप ध्यान रखना कि पौधे जो जो अमोनिया से ग्रहण की जा रही है नाइट्रोजन, उसमें करीब करीब 25% तक नाइट्रोजन होती है। ठीक। वायुमंडलीय स्थिरीकरण किस तरीके से होता है? तो बिजली की चमकने से, ज्वालामुखी गतिविधियों से स्थिरीकरण होता है। औद्योगिक स्थिरीकरण भी होता है, जब हम लोग लैब में हाई टेम्परेचर बना लेते हैं तब भी हो जाता है। और जीवाणु भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे 2 प्रकार के जीवाणु हैं, सहजीवी बैक्टीरिया जैसे दलहनी, पौधों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम, मुक्त रूप से सहजीवी रहने वाले बैक्टीरिया जैसे नास्टाक, ठीक है, एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय अथवा घुलनशील नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है? दूसरा जो प्रोसेस है वो है नाइट्रीकरण। यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमोनिया, अभी जो पहली प्रक्रिया थी उसमें नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो गई। अब जो प्रक्रिया है इसमें क्या होगा? अमोनिया नाइट्रोसोमेनास तथा नाइट्रोकोकस जीवाणुओं द्वारा क्रमशः नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। मिट्टी में पाए जाने वाला एक अन्य जीवाणु नाइटोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है। ये मिट्टी में भी प्रक्रिया हो सकती है। तीसरा है स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में पौधे के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं जैसे डीएनए, आरएनए आदि में परिवर्तित की जाती है। ये अणु पौधे तथा जंतुओं के ऊतकों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, अगला जो इसका प्रोसेस है वो है अमोनीकरण। सभी जीवधारी नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अवशिष्ट पदार्थों तथा जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरियाओं के द्वारा वापस कार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अभी क्या हो रहा था? अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज किया जा रहा था, जिससे जीव जंतु उसको ले रहे थे। अब जब वो जीव जंतु मर जाएंगे तो उनकी जो शरीर में नाइट्रोजन है वो दोबारा अमोनिया में चेंज हो जाएगी और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमोनीकरण कहलाती है। अमोनीकरण बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर की नाइट्रोजन को वापस से अमोनिया में चेंज कर देंगे। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है विनाइट्रीकरण। नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई में जल तालिका के निकट रहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत क्रिया है। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक लाइन में समझ लो, एक लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे चलिए यहाँ से हम देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है साहब नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जा रही है, इसको चेंज किया जाएगा नाइट्रेट में। नाइट्रेट से इसको चेंज करेंगे अमोनिया में। अमोनिया के माध्यम से पौधे इसको ले लेंगे या जीव जंतु इसको ग्रहण कर लेंगे। बाद में जब वो जीव जंतु मरेंगे तो उनके शरीर में जो नाइट्रोजन है वो वापस से चेंज होगा किसमें? अमोनिया में। अमोनिया चेंज होगा वापस नाइट्रेट में और नाइट्रेट वापस से चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन में। और इस तरीके से नाइट्रोजन का हम कहेंगे चक्र चलता रहता है। ठीक है,
नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर अमोनिया में चेंज होगा, ठीक है। बाद में अमोनिया नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाद में जब व्यक्ति मरेगा या जीव जंतु मरेंगे तो वो नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होगी, अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन बन जाएगी। इस तरीके से ये साइकिल जो है चलता रहता है। इसी साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अगर हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं PCS, BEO और RORO परीक्षा के लिए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।